वक्त में हम लोग रेडियाई पे बात कर लिए थे। अब जो हम लोग का आगे का टॉपिक है वो है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जरा ध्यान से समझना भाई। आयोनाइजेशन एनर्जी का ये सब ऑलरेडी बाबू पीटी में पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में ध्यान से सुनिएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है एक्चुअली? अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है कि ग्रुप में जनरली हम लोग जानते हैं कि आई का जो रिलेशन होता है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो दोनों ग्रुप जाते तो जनरली साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था। तो जरा ध्यान से देखो, अगर हम बात कर रहे हैं कि ग्रुप की बात कर रहे हैं, सपोज ये हमारा ग्रुप है, तो ग्रुप में अगर आप डाउन द ग्रुप की ओर जाते हो तो डाउन द ग्रुप जाने से क्या होगा कि साइज बढ़ेगा, और अगर साइज फैक्टर बढ़ रहा है तो वैसी स्थिति में आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है। लेकिन बाबू अगर यही बात आप डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए करते हो तो डी ब्लॉक एलिमेंट के केस में, डी ब्लॉक एलिमेंट के केस में होता क्या है कि यदि हम ये बात डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए कर रहे हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट में वैसा नहीं होता है। डी ब्लॉक के केस में क्या होता है कि जनरली जो आई का ऑर्डर निकलता है वो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर थोड़ा सा हटके होता है। वो क्या होता है कि ऊपर दो 3D और 4D सीरीज का इक्वल होता है और नीचे वाला 5D का आयोनाइजेशन ज़्यादा होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों होता है? तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है बाबू कि जनरली क्या होता है कि कैसे जो 5D सीरीज है इसमें F14 इलेक्ट्रॉन होता है, और F14 5D 4D ये सब में होता है। तो F14 के वजह से लगता है इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगने लगता है, और आप ऐसे बोल सकते हो कि D10 ऐसे बोलो। ये 5D वाले सेल में D10 और F14 इलेक्ट्रॉन है, और F14 इलेक्ट्रॉन के वजह से क्या होगा, इसके वजह से Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि आप जानते हो कि सो इसका जो है D10 F14 का वेरी वेरी प्योर शिल्डिंग होता है, तो बहुत पुअर शिल्डिंग होगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होने के वजह से आपको बोलना है कि सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजेशन का जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज़्यादा आई होता है 3D बराबर 4D एंड देन 5D। बाबू दो जगह बस हटा देना है ये रूल को। पहला कि सो आपको स्कैंडियम वाले ग्रुप को छोड़ देना है, ठीक है। जैसे कि सो अगर यही बात हम कर रहे हैं 3B ग्रुप का, 3B ग्रुप इन द सेंस स्कैंडियम, इटारियम, लैंथनम, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल वही रूल लगाना है कि नीचे जा रहे हैं तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों हुआ, तो इसके पीछे कारण है कि सो देखो स्कैंडियम, इटेरियम, लैंथनम और लास्ट में आता है आपका एक्टिनियम आता है। तो लैंथनम के बाद आता है लैंथेनॉइड सीरीज आता है, और लैंथेनॉइड जैसे कि सो आप क्या लिखते हो, डी ब्लॉक में लिखते हो ना, ऐसे पीरियोडिक टेबल बनाते हो तो यहाँ पे इस तरह से लिखते हो, और नीचे जो है आपका दो पार्ट रहता है। तो जो ये वाला पार्ट होता है लैंथेनाइड, लैंथनम, लैंथनम से आता है लैंथोनाइड, और एक्टिनम से आता है एक्टिनाइड। अब ये लैंथोनाइड और एक्टिनाइड किससे बिलोंग कर रहा है? एफ ब्लॉक से। तो लैंथेनाइड के बाद जो आ रहा है एलिमेंट सबका सब में F14 इन्वॉल्व होता है, और इन्वॉल्व होने के वजह से यहाँ पे D10 F14 होने के वजह से वेरी वेरी पुअर शिल्डिंग लगता है, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा, बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू भी बढ़ेगा। जबकि जनरली होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था कि नीचे जा रहा है तो आई घटना चाहिए था। अब जल्दी से आपको एक बार फिर से मैं समझा दूं कि मैंने क्या बोला। आप जो बाबू ये सबसे ऊपर होता है डी ब्लॉक में, इसे 3D सीरीज कहते हैं, इसे हम लोग 4D सीरीज कहते हैं, इसे हम लोग 5D कहते हैं। तो नीचे की ओर जाते हो तो जाने से क्या होगा, जाने से ये होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू घटना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है, बढ़ जाता है। और ऑर्डर मैंने क्या बोला, 5D बराबर 5D का ज़्यादा होता है 4D से, और 4D और 3D का आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ये किसका ऑर्डर हो गया? आयोनाइजेशन। अच्छा, स्कैंडियम से लैंथनम की ओर आ रहे हो, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन घटेगा। तो जल्दी से बताइए आयोनाइजेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन होगा स्कैंडियम, तब होगा आपका इटेरियम, तब होगा लैंथनम। मतलब नॉर्मल जो रूल होता है वो सारा फॉलो होगा। कहाँ पे ये रूल नहीं लगाना है आपको? स्कैंडियम इटेरियम को छोड़ के, ठीक है ना, बाद बाकी जो भी मिल रहा है उसमें। और एक चीज और बाबू, एक जगह और बच जाना है, निकिल, प्लैटिनम, प्लैटिनम, ठीक है। अब निकिल, प्लैटिनम, प्लैटिनम के केस में यहाँ जस्ट चेंज हो जाता है, नीचे की ओर जाओगे तो
आपका आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, और इसमें हो जाता है सबसे ज़्यादा आई होता है पीटी, तब होगा पीडी, एंड देन होगा निकिल का। तो एक बार जल्दी से आयोनाइजेशन का पूरा ट्रेंड लिखिए, आई का क्या क्या ट्रेंड है। ट्रेंड पहला है कि सबसे ज़्यादा आपको बोलना है 3D बराबर 4D, एंड देन उससे ज़्यादा होगा 5D। स्कैंडियम इटेरियम लेंथनम में क्या कहोगे, स्कैंडियम का ज़्यादा, तब इटेरियम, तब लेंथनम। यहाँ पे क्या लगा दिए, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज फैक्टर। और अगला अगर मैं बोलूँ निकल प्लैटिनम, प्लैटिनम के केस में आई का ऑर्डर, तो आप क्या बोलोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा पीटी, तब होगा पीडी, एंड देन होगा निकल का। तो बाबू ये ऑर्डर बैठा लेना है, बाद बाकी जो भी है आप आराम से सोच सकते हो। जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने दिया, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, मैंने बोला इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ। आप सिंपली बोलोगे सर नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा, नीचे जा रहे हैं तो हम पढ़े हैं ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में ये सीरीज को कहेंगे 3D, ये वाले को कहेंगे 4D, ये वाले को कहेंगे 5D। आई का ऑर्डर बता दो क्या है, सबसे ज्यादा 5D, 4D बराबर 3D है। तो बता दो आयोनाइजेशन का ऑर्डर क्या बोलोगे, टंगस्टन का है, टंगस्टन के बाद मॉलिब्डेनम, अब बराबर होगा क्रोमियम का हो जाएगा, ये आयोनाइजेशन का ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा यहीं पे हम पूछ रहे हैं आपसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, जल्दी से बताइएगा। नीचे आ रहे हो, नीचे आ रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा डी ब्लॉक में, मात्र कहाँ कहाँ अलर्ट रहना है, एक स्कैंडियम वाले में, और दूसरा कहाँ पे, निकल प्लैटिनम, प्लैटिनम पे। बाद बाकी सारे पे लॉजिक आपको क्या लगाना है, 3D 4D का इक्वल होगा और उससे ज़्यादा 5D का होगा। बताइए जिंक, कैडमियम, मरकरी में सबसे ज़्यादा आई किसका होगा, मरकरी का, और कैडमियम और जिंक का आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। तो बाबू इस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी को कंसीडर करना, और आई के बारे में आप ये सब चीज ऑलरेडी हो चुका भी है आपका। आयोनाइजेशन का मतलब ये होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम से मतलब आइसोलेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आप एनर्जी देते हो, वही एनर्जी क्या होता है आपका, आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। चलिए अब अगली ओर बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा डेंसिटी ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हैं। अब जो अगला फैक्टर आने जा रहा है वो है मेल्टिंग पॉइंट। बाबू ये ऑलरेडी एस ब्लॉक में भी मैंने आपको डील किया है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। ध्यान से सुनिएगा मेल्टिंग पॉइंट के बारे में क्या कह रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में ये है कि सबसे पहला बात कि मेल्टिंग पॉइंट डी ब्लॉक एलिमेंट का ज़्यादा होता है एस ब्लॉक से। अगर हम लोग बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट तो आप बोलोगे डी ब्लॉक वाले का ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, कौन से ब्लॉक से, एस ब्लॉक वाले से। तो सबसे फर्स्ट फैक्टर तो आ गया कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, तो क्या बोलना है हमें कि डी ब्लॉक एलिमेंट का ज़्यादा होता है। क्यों ऐसा ज़्यादा होता है, क्योंकि डी ब्लॉक में जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और मेटालिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ के बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है। अगला पहला पॉइंट तो ये हो गया वो कि मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा डी ब्लॉक वाले का ज़्यादा होता है, किससे ज़्यादा होता है, एस ब्लॉक वाले से ज़्यादा होता है। अगली बात जरा ध्यान से, अगला अगर हम लोग बात कर रहे हैं ग्रुप में, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं कि ग्रुप में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या होने वाला है ग्रुप में, तो ग्रुप में वो सिंपल सा तरीका ये है कि ग्रुप में जब भी आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हो तो डी ब्लॉक में होता क्या है सो समझना। नीचे की ओर जाते हो बाबू तो नीचे की ओर जाने से साइज बढ़ता तो है लेकिन साइज में कंपरेबल चेंज होता है, मतलब 9 के बराबर चेंज है। तो इसलिए हम लोग साइज फैक्टर ना लगा के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगाता है। तो नीचे की ओर जाएंगे तो जेड स्टार बढ़ेगा। अब जितना ज़्यादा जेड स्टार होगा तो पैकिंग उतना ही अच्छा होगा मेटालिक क्रिस्टल का, और इस वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट जेड स्टार क्या हो रहा है, नीचे की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पे डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप जाने से जेड स्टार बढ़ता है, और जेड स्टार बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, जेड स्टार के बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा, पैकिंग उतना ही क्लोज होगा। अब क्लोज पैकिंग के वजह से आप ये कह सकते हो कि पहला जेड स्टार बढ़ा। दूसरी बात कि जेड स्टार अगर बढ़ रहा है तो जेड स्टार के बढ़ने से बाबू मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट आता है वो मेल्टिंग पॉइंट डी ब्लॉक वाले में आता है 5D का, तब आता है आपका 4D का, एंड देन आता है 3D का। कुछ जगह अगेन बाबू थोड़ा सा बच के रहना है, जैसे कि आपको जेडन, जिंक, कैडमियम, मरकरी। अब हम आपको बता दें कि जिंक और कैडमियम जो होता है वो नेचर में एग्जिस्ट करता है सॉलिड के फेज में, सॉलिड फेज में। मरकरी आपको पता है पारा है, ये लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है। तो ये ऑलरेडी मेल्ट है,
अब इसका मेल्ट ऑलरेडी लिक्विड फेज में है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो ऑलरेडी बहुत कम है। तो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? तो जिंक, कैडमियम, मरकरी के केस में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है जिंक का, तब Cd का, एंड देन तब होता है मरकरी का। तो पहला तो एक ये फैक्टर बैठा लीजिए कि अगर आपसे पूछे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी में मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर बताओ, तो आपको बोलना है जिंक, तब कैडमियम, तब मरकरी। ठीक है। और वैसे ग्रुप वाइज अगर मैं पूछूं कि ग्रुप वाइज बताओ मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो आप क्या बोलोगे? 5D सीरीज, तब 4D, तब 3D सीरीज का। अब बाबू अगर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड की बात करते हैं, तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के केस में क्या होता है कि इस केस में अगर आप ओवरऑल बात करते हो, तो जैसे जरा ध्यान से देखना, कॉपर, सिल्वर और यहाँ पे गोल्ड है। तो इसके केस में जिसका साइज छोटा होगा उसका मेटालिक क्रिस्टल, मतलब कि मेटालिक बॉन्ड उतना ही इफेक्टिव होगा। यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ से देखा जाता है। बाद बाकी सब में लगाना आपको 5D, तब 4D, तब 3D। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के केस में ये सबका सब किस फेज में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड के केस में एग्जिस्ट करता है। और इस केस में जो बाबू मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर जो होता है, वो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है कॉपर का, तब होता है गोल्ड का, एंड देन होता है सिल्वर का। बस इतना से आपको ये रहना है। बाद बाकी आपसे कोई भी चीज का पूछ ले, मेल्टिंग पॉइंट अगर डी ब्लॉक में बोले, तो आपको सिंपल सा ऑर्डर लगाना है मेल्टिंग पॉइंट का, सबसे ज्यादा 5D, तब 4D, तब 3D। ठीक है। कहाँ कहाँ बस बचना है, इंपॉर्टेंट जोन कहाँ है मेल्टिंग पॉइंट में? पहला है जिंक, कैडमियम, मरकरी में। मरकरी ऐसे ही लिक्विड फेज में है, तो उसको मेल्ट करने के लिए आपको ज्यादा कसरत नहीं करना होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑलरेडी बहुत कम है क्योंकि वो लिक्विड में ही है। और जिंक, कैडमियम क्या है? सॉलिड में है। तो बस यहाँ पे सोच लेंगे जितना छोटा साइज है उतना क्लोज पैकिंग होगा, तो जिंक के केस में ज्यादा होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, तब होता है कैडमियम, तब मरकरी। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के केस में बाबू सबका सब सॉलिड फेज में है, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा कॉपर, तब होता है गोल्ड, तब होता है सिल्वर का। क्लियर है? तो इस तरह से बाबू मेल्टिंग पॉइंट को आपको सोचना है कि किसको कैसे। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन के थ्रू हम आपसे पूछ रहे हैं, मैंने आपसे पूछा मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर बताना है आपको। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर बताना है और हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल छोटा छोटा ले रहे हैं। मैंने बोला कि आप ऐसा ले लो, ठीक है ना, टाइटेनियम, जिर्कोनियम, हाफनियम, डी ब्लॉक है। क्या तरीका पढ़े हैं? नीचे जाएंगे डी ब्लॉक में तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाफनियम का होगा, तब जिर्कोनियम होगा, तब टाइटेनियम होगा। उसी तरह से अगर मैं पूछूं आपसे कि आप ऐसा करो कि क्रोमियम ले लो, मोलिब्डेनम ले लो, टंगस्टन ले लो। ठीक है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, तो बताओ क्या कहोगे? नीचे जा रहे हैं तो क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट डी ब्लॉक में बढ़ेगा। कहाँ कहाँ अलर्ट रहना है? एक जिंक वाले में, दूसरा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के केस में। तो जल्दी से बताइए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या बोलिएगा? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर सिंपल वे में आप बोलोगे सबसे ज्यादा होगा टंगस्टन, तब होगा मोलिब्डेनम, तब होगा क्रोमियम। इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको अरेंज करना है। ठीक है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है बाबू। डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, दो जगह अलर्ट रहना है, जिंक, कैडमियम, मरकरी के केस में, और अगला कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के केस में। होना चाहिए था किसका? सबसे ज्यादा होना चाहिए था गोल्ड, तब होना चाहिए था सिल्वर, तब होना चाहिए कॉपर, लेकिन होता है कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। इस तरह से होता है। ठीक है ना। अब ये सब तो हो गया वो, क्योंकि सारा का सारा सॉलिड फेज में है। सॉलिड फेज में है तो पैकिंग जितना छोटा साइज होगा उसमें पैकिंग उतना ही ज्यादा होगा। और एयू के केस में क्या होता है? D10F14 का केस लग जाता है, तो उस वजह से तो सबसे ज्यादा कॉपर, तब गोल्ड, तब सिल्वर। ठीक है। तो इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट को आपको देखना है, जो भी दे दे। अब जरा यही बात अगर हम लोग स्कैंडियम जैसे 3D सीरीज में बोल दें, सबसे ज्यादा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, उसके बाद बताइए क्रोमियम के बाद मैग्नीज, स्टार टीवी करोड़ में फेको निको जान करके है ना। तो आप जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यही बात पूछूं कि सो आप बताओ इस केस में क्या होगा, तो आपको दिखाए, आपको पता है कि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ? 4s2 3d1, इसका होगा 4s2 3d2, इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d3, इसका 4s1 3d5, इसका 4s2 3d5, इसका 4s2 3d6। अगला में वैसे ही जाएगा 4s2 3d7, 4s2 3d8, फिर बताओ 4s2 3d9, और यहाँ पे सॉरी 4s1 3d10,
और यहाँ पे 4s2 3d10। आप जरा ध्यान से देख के बताना, गौर करना, स्कैंडियम से अगर आप क्रोमियम की ओर आ रहे हो, Sc से Cr की ओर आ रहे हो, स्कैंडियम से क्रोमियम की ओर आ रहे हो, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है बाबू। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जबकि मैग्नीज के केस में आ रहे हो तो मैग्नीज के केस में, मैग्नीज यहाँ पे बताना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 है, इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है। क्रोमियम तक बढ़ा, 6 था और मैग्नीज का 5 हो गया। और उसके बाद मैग्नीज से लेके जिंक तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू घट रहा है। तो क्या दिखा कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, जबकि वहीं पे हम लोग मैग्नीज से जिंक की बात करें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, घटेगा। अब जरा ध्यान से, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो मेटल, क्योंकि जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा, हम लोग ये ऑलरेडी पहले से भी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो मेल्टिंग बॉन्ड, ये मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अब मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जल्दी से बताना कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो मेटल मेटल बॉन्डिंग बढ़ेगा, यानी कि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जबकि अगर हम इस तरफ बात कर रहे हैं तो एमबीएस मतलब मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रहा है, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो मतलब कहने का सेंस ये है कि स्कैंडियम से क्रोमियम की ओर जाएंगे तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्रोमियम से जिंक, ओवरऑल कंक्लूजन क्या आया, ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि स्कैंडियम से क्रोमियम की ओर जा रहे हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, एमबीएस बढ़ रहा है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। लेकिन क्रोमियम से वही जिंक की ओर जाएंगे तो फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटना स्टार्ट हो जाएगा। आप चेक करके देखो, आयरन में देखो कितना है, 4s2, ये तो फुलफिल है। 3d6, d6 है तो बोले थे कि डी में अनपेयर्ड निकालना है, 5 से ज्यादा हो तो 10 माइनस कर दो, तो 10 माइनस 6, 4 अनपेयर्ड 4 है। अगला में 3 है, फिर अगला में 2 है, फिर अगला में 1 है, और जिंक पे जाते जाते जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे d10 है तो 0 हो जाएगा। तो आप बात वही, और यही कारण है, आप देखो जिंक कैडमियम मरकरी के केस में क्या है कि सबके केस में जो है आपका यहाँ पे d10 है, तो मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, घट भी जाता है। अब दूसरा कि मरकरी आपका तो लिक्विड फेज में है, सो तो है, ठीक है, तो उसको मेल्ट करने की जरूरत नहीं। तो आप पहले तो ये ऑर्डर बैठा लेना कि सबसे ज्यादा 5d, तब 4d, तब 3d, जिंक वाला केस बैठा के रखना है, जिंक कैडमियम मरकरी। और गोल्ड के, कॉपर सिल्वर गोल्ड में किसका, कॉपर तब गोल्ड तब सिल्वर, बाद बाकी जहां भी मेल्टिंग पॉइंट लगाना है वैसे। क्रोमियम से जिंक की ओर जा रहे हो तो क्रोमियम से जिंक की ओर जाओगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जल्दी से बताओ, घटेगा। एमबीएस क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा। अब मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर घटता है तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, वैसी स्थिति में घट जाएगा, ठीक है। तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक क्या हो रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने से आपसे पूछ लेगा कि बताओ क्रोमियम जनरली लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए था, लेकिन घट क्यों रहा है, तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे डी ब्लॉक एलिमेंट में एक्चुअली क्या होता है कि जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है, जबकि क्रोमियम से आगे जब बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटना स्टार्ट हो जाता है, तो मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी घटना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, घटता है, ठीक है। अब एक टर्म आता है बाबू कि Mn और Tc जो है, ये बैठा लीजिएगा कि मैग्नीज और टेक्नीशियम का जो है कंपेरेटिवली बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इसका मेटालिक बॉन्ड जो है बहुत ही वीक होता है, हाफ वेल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन के बारे में बोल ही दिए हैं कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है ड्यू टू मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड। एक एक कर करके पहले तो बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला बात तो ये आता है कि क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन, ये जो भी ग्रुप के एलिमेंट हैं इसमें मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है ये बता दो, इसका अनपेयर्ड है 4s1 3d5 है, किसके लिए, क्रोमियम के लिए अगर बात कर रहे हैं तो। अब बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो उस बेसिस पे 6 है, तो इसी कारण होता क्या है कि क्रोमियम वाले में इनका जो मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट कौन से ग्रुप का होगा तो क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन का, क्यों, क्योंकि
मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो MbS बढ़ेगा, बढ़ेगा तो मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। जबकि अगर यहीं पे बात करें Mn और Tc की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, मैग्नीज और Tc की बात कर रहे हैं, इसके बारे में ध्यान देना। Mn और Tc की बात कर रहे हैं बाबू, तो Mn Tc के केस में इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कंपैरेटिवली लेस होता है। तो आप बोल सकते हो हैज, ठीक है, कंपैरेटिवली लेस मेल्टिंग पॉइंट, लेस मेल्टिंग पॉइंट। और इसके पीछे कारण होता है इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। लेस मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्ड, वीक मेटालिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड हो जाता है, मेटालिक बॉन्ड वीक होता है, वीक मेटालिक बॉन्ड की वजह से, ठीक है। और वीक मेटालिक बॉन्ड है पहला। और दूसरा कि बाबू इसमें क्या होता है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है Mn और Tc के केस में। वीक मेटालिक बॉन्ड बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो ये बाबू काफी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि कैसा होगा जल्दी से बताओ। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। आप ऐसे बोल सकते हो स्टेबल है, क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है फुल फील्ड, तब होता है हाफ फील्ड। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो वो अपना कॉन्फ़िगरेशन को लॉस करना नहीं चाहिए। आप देखिए हो ना Mn के बारे में क्या पढ़े हो, 4s2 3d5 है, तो ये कैसा है, ये हाफ फील्ड है। और हाफ फील्ड है तो ये स्टेबल है, और स्टेबल है तो इस वजह से आपसे पूछ ले कि सबसे कम लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होल्ड होता है, तो लोएस्ट हो जाता है किसका, Mn का होल्ड होता है। क्लियर है बाबू। तो Mn के लिए इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है कि सो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, मेटालिक बॉन्ड क्या है, वीक मेटालिक बॉन्ड है, उस वजह से मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली लेस होता है। अब अगली और बात करने जा रहे हैं बाबू डेंसिटी का, जरा ध्यान से समझना। अगला जो टॉपिक है वो आपका डेंसिटी से रिलेटेड टॉपिक है। क्या है डेंसिटी के बारे में, तो डेंसिटी से रिलेटेड ये है कि जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो आप बताओ क्या होता है, एटॉमिक मास तो इंक्रीज करता है, वॉल्यूम क्या करता है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है, तो डेंसिटी भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो जरा ध्यान से सुनना कि अगर हम बात कर रहे हैं लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या क्या फैक्टर होता है। पहला तो एटॉमिक मास क्या हो रहा है, एटॉमिक मास क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, कारण है क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, तो वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ऐसा होता है फैक्टर के सो आप जब लेफ्ट से राइट जाते हो तो कौन कौन सा फैक्टर होता है, लेफ्ट से राइट जाने से एटॉमिक मास बढ़ा, वॉल्यूम घटा, डेंसिटी बढ़ा। तो इस वजह से बाबू होता क्या है कि यदि हम बात कर रहे हैं जैसे कि स्कैंडियम है, ठीक है, टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है, Mn है, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए। ठीक है, स्टार टीवी करोड़ में फेको निको जान करके है। अब इसमें है क्या कि अगर आप बात कर रहे हो इस तरह से है, तो बाबू अगर हम लोग बात करें कि लेफ्ट से राइट आ रहे हैं, इस तरफ की ओर जा रहे हैं, तो जाने से क्या होगा कि एटॉमिक मास तो बढ़ रहा है, और एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो बताओ डी का फॉर्मूला क्या होता है, m/v होता है। तो मास फैक्टर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा, तो डेंसिटी बढ़ता है। अब डेंसिटी बढ़ता है तो सबसे ज्यादा होगा स्कैंडियम से ज्यादा टाइटेनियम, उससे ज्यादा वैनेडियम, तब क्रोमियम, तब क्रोमियम से ज्यादा Mn से ज्यादा Fe, ये सब लगातार बढ़ते चला जाएगा, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपको क्या कहना है कि लगातार बढ़ते ही जाएगा। और निकिल और इसका अप्रॉक्स इक्वल होता है, और कॉपर से ज्यादा जो है बाबू, मतलब जिंक से ज्यादा जो डेंसिटी आ जाता है वो आ जाता है कॉपर का। अब कारण इसका आप ये बोल सकते हो कि जिंक के केस में जरा ध्यान से सुनना, अगर इसमें बात करें तो इसमें क्या है, इसमें आता है 4s2 3d10, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है।
MbS क्या हो जाएगा, मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब कि दो जिंक एटम जो है अगर स्ट्रेंथ कम है तो आपस में एक दूसरे से क्या होगा, दूरी पे होगा। दूरी होगा तो डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। और यही कारण है कि जिंक और कॉपर में कॉपर का ज्यादा हो जाता है। क्यों ज्यादा हो जाता है, इसका कारण समझ में है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्या है, कंप्लीटली फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा। तो एटम जो है उसका, क्रिस्टल का एटम एक दूसरे से दूर दूर होगा तो स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी घट जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से डेंसिटी क्या होता है, घटता है। और बाबू अगर यही बात हम ग्रुप में बात करें तो ग्रुप वाइज क्या होता है कि ग्रुप में अगर बात करते हो तो सबसे ज्यादा 3D से ज्यादा 4D का होता है, 4D से ज्यादा क्या होता है, 5D का होता है। अभी इसमें बोलने की जरूरत तो ना हो, क्योंकि आप जानते हो कि ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हो तो मास क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ता है ना। अगर मास बढ़ रहा है तो मास के बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ये भी बात है। लेकिन मास जो है ज्यादा फास्टली, कौन फैक्टर डोमिनेंट होता है, हम लोग ऑलरेडी ये कितने बार यूज कर भी चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ मास में कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है, मास फैक्टर डोमिनेट करता है, तो ये डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। और अगर ये डोमिनेट करता है तो नीचे की ओर जा रहे हो तो नीचे की ओर जाने से क्या होगा, मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो आप सिंपल बोल सकते हो कि डेंसिटी भी बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होता है, जल्दी बता दो। 5D सीरीज, तब होता है 4D, एंड देन होता है 3D सीरीज का होता है। क्लियर है। अच्छा, मैक्सिमम डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम डेंसिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होता है बाबू, वो डेंसिटी आपको बैठा के भी रखना है, दिया भी हुआ है आपके इसमें एनसीईआरटी में। सबसे ज्यादा जो है डी ब्लॉक में अगर डेंसिटी की बात करते हो तो मैक्सिमम डेंसिटी जो होता है वो डेंसिटी होता है इरिडियम का, ज्यादा होता है। और सेकंड मोस्ट पे आता है ऑस्मियम। फर्स्ट सबसे ज्यादा डेंसिटी इरिडियम और सबसे कम ऑस्मियम। और मिनिमम डेंसिटी की बात करते हो तो मिनिमम डेंसिटी जो होता है वो डेंसिटी स्कैंडियम का होता है। तो ये भी फैक्टर बैठा लेना है। और जल्दी से बताइए सबसे ज्यादा डेंसिटी क्या मैंने बोला, जिंक और कॉपर के केस में क्या बैठाना है कि जिंक का से ज्यादा कॉपर का डेंसिटी, ऐसा क्यों होता है, क्या बताओगे, कारण सिंपल सा देना है। जिंक के केस में क्या होता है कि किसको कंप्लीटली फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका जो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा बहुत वीक होगा। मतलब क्रिस्टल काफी क्लोजली पैक नहीं होगा, दूर दूर होगा, दूर दूर होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। और नीचे की ओर जा रहे हो तो मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है, मास फैक्टर होता है। और इस वजह से क्या बोलते हैं कि डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाने से क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है। अब जो बात होने वाला है हम लोग का ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, तो आपको बता दें कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, और कारण उसका, इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, NH2N-1D 1 से लेकर 10 तक। ठीक है ना। तो सबसे पहला बात की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना आप। अगला जो फैक्टर है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वाइज आप क्या कह सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट वाइज अगर कोई पूछे तो आपको कहना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक एलिमेंट सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो वेरिएबल होगा। और इसके पीछे कारण होता है ड्यू टू स्मॉल डिफरेंस, small difference in the energy of n-1d ns and n-1d ऑर्बिटल। आप पढ़े हो ना। एक्चुअली होता क्या है कि ns and n-1d ऑर्बिटल, आप जानते हो कि किसको, अगर आप सपोज आप ऐसे समझो कि अगर हम 4s लेते हैं
एन की जगह 4 डालते हैं तो इसके लिए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। एन प्लस एल अगर आप निकालते हो तो क्या लिखते हो, अरे यार एन की जगह आप क्या डाले हो 4, तो ये 4 डाला, एन की जगह 3 प्लस ये। अब जरा ध्यान से देखना, इसके लिए एनर्जी निकाल रहे हैं तो ये एनर्जी का वैल्यू कितना आएगा 4 प्लस 0 4 आएगा, और यहाँ पे 3 प्लस 2 कितना आ रहा है 5 आ रहा है। उस वाइज तो हम लोग कहते हैं कि एनर्जी वाइज ठीक है 4s ज़्यादा, लेकिन 4s और 3d के बीच में गैप जो होता है वो क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग पढ़े हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में E इक्वल्स टू होता है -z² / n² × 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो फर्स्ट से सेकंड के बीच का गैप हाई होता है एनर्जी गैप, सेकंड से थर्ड का कम होता है, थर्ड से फोर्थ का और ज़्यादा कम होता है, तो इसके बीच का एनर्जी गैप बहुत कम होता है, और यही कारण होता है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनना है कि डी ब्लॉक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब समझ में आ रहा है, चार्ज की बात की जा रही है। अब आपको दो बात होगा, एक होगा मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक में अगर आपको बताना है तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का जो वैल्यू होगा वो होगा नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू कितने के बराबर होगा, नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। जबकि अगर आपसे कोई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू आपको बोलना है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू बोलना है वो होगा नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n-1d इलेक्ट्रॉन। देखो एक बार जल्दी से, अगर आपसे सॉरी, अगर आपसे कोई पूछे कि सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ डी ब्लॉक का क्या होगा, तो मैक्सिमम बोलना है NS इलेक्ट्रॉन के बराबर। जबकि वहीं पे अगर आपसे कोई पूछे कि मिनिमम बोले तो NS इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और मैक्सिमम बोले तो NS इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n-1d, मतलब कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बाबू, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन UPE मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1d। तो इससे आप मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो। जस्ट लाइक सपोज यहाँ पे हमने लिया है स्कैंडियम, उसके बाद बोला टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद वैनेडियम, तब मैंने बोला क्रोमियम, फिर लिखा मैग्नीज, मैग्नीज के बाद आयरन, देन कोबाल्ट, देन निकल, निकल के बाद है कॉपर, कॉपर के बाद है जिंक। तो ये है कुछ एलिमेंट है 3D सीरीज का। अब जरा ध्यान से समझना बात को बाबू, कि अगर हम इसका कन्फिग्रेशन लिखें तो क्या कन्फिग्रेशन लिखेंगे 4s2 3d1, यही लिखोगे। टाइटेनियम का क्या लिखोगे 4s2 3d2, वैनेडियम का क्या लिखोगे 4s2 3d3, क्रोमियम का क्या लिखोगे 4s1 3d5, 4s1 3d5 लिखोगे। क्लियर है, ये 5 है यार। अगला जरा ध्यान से देखो, इसका क्या लिखोगे 4s2 3d5, आयरन का क्या लिखोगे 4s2 3d6, कोबाल्ट का क्या लिखोगे 4s2 3d7, ठीक है। वैसे ही निकल का क्या लिखोगे 4s2 3d8, कॉपर का क्या लिखोगे 4s1 3d10, जिंक का क्या लिखोगे 4s2 3d10। अब जरा ध्यान से समझना, अगर हम बात कर रहे हैं यहीं पे, अगर मैं बोलूँ कि आप बताओ स्कैंडियम के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम पहले बताना है, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन, जो NS इलेक्ट्रॉन कितना दिखाई दे रहा है 2, तो मिनिमम तो 2 होगा। और मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ S इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी में अनपेयर्ड कितना है 1 और S में 2, तो बताओ मिनिमम 2 होगा, मैक्सिमम 3 होगा। पहले सुनते जाना, टाइटेनियम का अगर मैक्सिमम पूछे तो क्या बोलोगे S इलेक्ट्रॉन कितना है 2, D इलेक्ट्रॉन कितना है। अब ये तो हो गया मिनिमम। मैक्सिमम अगर मैं पूछूं तो मैक्सिमम आप कैसे बताओगे, तो मैक्सिमम बोलोगे सर नंबर ऑफ S इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन, S में 2 है और D में कितना है 2 है, तो मैक्सिमम क्या होगा 4, और 2 और 4 के बीच में जो जो नंबर पॉसिबल है वो सारा लिखना है, तो 2 3 4। वेरिएबल देखो कैसे नहीं शो कर रहा है, एक तो शो किया 2 3,
टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकता है, 2b 3b एंड 4b। वैसे ही अगर वेनेडियम की बात करूं तो s इलेक्ट्रॉन मिनिमम के बराबर होगा, मैक्सिमम 2 3 5। अब बताओ इसके बीच में क्या आएगा, 2 तब 3 तब 4 तब 5। क्रोमियम में वैसे ही बात करूं तो क्रोमियम का में बताओ, जरा ध्यान से समझना, क्रोमियम में s इलेक्ट्रॉन कितना है, मिनिमम तो होता है s इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो s कितना है 1। और टोटल बोले तो अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पूछे तो s प्लस d इलेक्ट्रॉन, तो s में 1 है और d में अनपेयर्ड कितना है, 5 है, 5 है 1 6 हो जाएगा। अब इसके बीच में बताओ 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। तो क्रोमियम में आ गया 1 से लेकर 6 तक। अभी सुनते जाना जो बात बोल रहे। मैग्नीज में बताओ s इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, मिनिमम 2 हो जाएगा। मैक्सिमम की बात करो तो कितना होगा, 7, तो 2 और 7 के बीच में 3 4 5 6 7 7। क्लियर है। अगला बताओ कोबाल्ट की बात करता हूं मैं, सॉरी आयरन की बात कर रहा हूँ, ये तो हो गया मैग्नीज का। आयरन का बात कर रहे हैं तो आयरन का मिनिमम कितना होगा, 2। मैक्सिमम बताओ, मैक्सिमम जल्दी से, मैक्सिमम क्या होगा, तो मैक्सिमम के लिए क्या बोले, ns इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी। तो ns इलेक्ट्रॉन s में तो 2 दिखाई दे रहा है, डी में 6 है। मैंने तरीका आपको पहले ही बताया था कि अगर 5 से ज्यादा है तो डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए 10 में से डी इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना, तो 10 माइनस 6 कर दोगे तो अनपेयर्ड 4 हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखना, s में 2 और अनपेयर्ड 4, तो मैक्सिमम ये कोबाल्ट का कितना आ जाएगा, 6। तो 2 और 6 के बीच में बताओ 3 4 5 6। वैसे ही अगर मैं बात करूं इसका क्या कह रहा है, कोबाल्ट की बात करूं तो s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। और मैक्सिमम के लिए क्या करोगे, s प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी। तो s में 2 है और अनपेयर्ड कैसे चेक करोगे, तो तरीका क्लियर कर था बाबू, क्योंकि सो डी में अगर 1 से लेके 1 to 5 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अगर डी में ग्रेटर देन 5 है, मतलब कि 6 से लेके 10 तक है, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए 10 माइनस डी इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे जरा ध्यान दो, 7 है तो अनपेयर्ड के लिए 10 माइनस 7 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3। अब बताओ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन का फॉर्मूला क्या देखे हो, नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन, तो कितना होगा 2, और अनपेयर्ड डी में कितना हो जाएगा, 3, 2 और 3 कितना होगा, 5। तो 2 3 4 5। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या लिखोगे, मैक्स मिनिमम 2 लिखोगे, मैक्सिमम तो 8 है, 8 है तो 10 माइनस 8 कितना होगा, 2। तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। तो क्या लिखोगे, 2 3 4। फिर बताओ कॉपर में क्या लिखोगे, कॉपर में वैसे लिखोगे, कॉपर का मिनिमम ऑक्सीडेशन कितना होगा, 1, और मैक्सिमम तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान से, नंबर मिनिमम कैसे लिखोगे ये बताओ, तो मिनिमम इसका पहला तो ये दिखाई दे रहा है 1, मैक्सिमम कितना बोलोगे, तो मैक्सिमम देखोगे तो मैक्सिमम के लिए नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन 1 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो होना चाहिए 0। अब जरा ध्यान से इसमें आ जाओ, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ, पहले मिनिमम वैल्यू बताओ कितना लिखोगे, 2। मैक्सिमम बताओ तो 2 प्लस 0 2 ही रहेगा। अब वो कुछ टर्म को समझना जरा ध्यान से अच्छा से, जो घेरने जा रहे हैं। पहला बात इसको हाईलाइट करो, एस्केंडियम के लिए मिनिमम ऑक्सीडेशन होना चाहिए 2, लेकिन एस्केंडियम मिनिमम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। एस्केंडियम इकलौता ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो +3। तो आपसे पूछ ले कि एस्केंडियम कितने टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो आपको जवाब देना है एस्केंडियम सिर्फ ओनली 1 टाइप का ऑक्सीडेशन, +2 शो क्यों नहीं करेगा। मिनिमम ऑक्सीडेशन 2 होना चाहिए था, क्योंकि मिनिमम का फॉर्मूला ही होता है नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन, तो 2 होना चाहिए था, लेकिन 2 क्यों नहीं हुआ। तो इसका जवाब आपको ये देना है कि अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन हटा देता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस जैसा हो जाएगा, तो उस वजह से ये 2 कॉन्फ़िगरेशन ना शो करके, मतलब कि 2 ऑक्सीडेशन ना शो करके, एस्केंडियम इकलौता 3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो पहला पॉइंट तो इसको हाईलाइट कीजिए कि एस्केंडियम का जो ऑक्सीडेशन है वो कैसा है, जल्दी बताओ। एस्केंडियम सिर्फ +3 शो करेगा, पहला पॉइंट, 2 ऑक्सीडेशन नहीं होता है। दूसरा बात बाबू जरा ध्यान से, अगला ध्यान से सुनना, टाइटेनियम क्या क्या शो करेगा, 2b 3b 4b। वेनेडियम में वैसे। क्रोमियम पे फिर आ जाइए, जरा ध्यान से देखिए, क्रोमियम का मैंने यहाँ पे लिखा है 1। अगेन मिनिमम ऑक्सीडेशन होना चाहिए था 1, लेकिन क्रोमियम 1 ऑक्सीडेशन शो नहीं करता है। जहां पे फ्लक्चुएशन हो रहा है उस जगह को आपको ध्यान से समझना है। एस्केंडियम क्या नहीं शो करेगा, 2।
जबकि होना चाहिए था मिनिमम के बेसिस पे 2, लेकिन ये स्कैंडियम 2 नहीं शो करता है। स्कैंडियम के पास मात्र एक ही टाइप का ऑक्सीडेशन होता है, वो होता है 3। क्रोमियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, तो कहां से कहां तक शो करेगा, 2 से लेके 6 तक। ठीक है। आयरन की बात करें तो आयरन में मेनली जो पाया जाता है, अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। मैग्नीज की बात करूं, मैग्नीज की बात कर रहे हो तो मैग्नीज में 2 से लेकर 7 तक का ऑक्सीडेशन है। क्रोमियम की बात करो तो बाबू क्रोमियम का मोस्ट फेवरेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 2 और 3। 4, 5, 6 का जो बना हुआ कंपाउंड होता है वो अनस्टेबल होता है, बैठा लो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टेबल वाला फॉर्म क्या है आयरन का, 2 और 3। लेकिन 100 अगर पूछ ले कि क्या क्या करेगा तो 2 से लेकर 6 तक। लोचा भी कहाँ कहाँ है। मिनिमम और मैक्सिमम समझ में आया है। मिनिमम कैसे बोलोगे, मिनिमम बोलने का तरीका क्या है, NS इलेक्ट्रॉन देख लो, वही तुम्हारा मिनिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम डी ब्लॉक में कैसे बोलोगे, तो डी ब्लॉक में मैक्सिमम बोलने का तरीका है कि NS इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। अब जरा आगे की ओर जाओ, कोबाल्ट में जाओ। कोबाल्ट में जरा गौर करना कि अगर हम कोबाल्ट की बात कर रहे हैं तो 2 से कहां तक गया, 5 तक। निकिल की बात कर रहे हो तो 2 से कहां तक गया, 4 तक। कॉपर में बाबू मात्र 1 ही है, लेकिन कॉपर एक और ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है 2, जबकि होना नहीं चाहिए था 2, लेकिन ये भी बैठा के रखिए कि इसका एक अलग से ऑक्सीडेशन होता है। कौन सा ऑक्सीडेशन होता है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। और जिंक के पास +2 ऑक्सीडेशन है। तो पहले तो एक एक कर करके नोट का पॉइंट बना के हम लोग लिखने जा रहे हैं। जो पॉइंट है जल्दी से बताइए। पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट क्या है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, वो आपको कुछ कुछ बैठा के रखना है। जैसे कि वेनेडियम का मैक्सिमम 5 होता है, क्रोमियम का 6 होता है, मैग्नीज का 7 होता है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। पहला पॉइंट कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, वेनेडियम का कितना मैक्सिमम होगा, 5। क्रोमियम का कितना होगा, 6। और मैग्नीज का कितना हो सकता है मैक्सिमम, 7। पहला तो ये पॉइंट, पॉइंट नंबर फर्स्ट, मैक्सिमम बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट, वेनेडियम कितना शो करेगा, तो 5, क्रोमियम 6, मैग्नीज 7। अगला पॉइंट बाबू की स्कैंडियम जो है कभी भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेगा, ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। तो अगला कि स्कैंडियम, ठीक है ना, नॉट सो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला तो ये बात को बैठाइए। स्कैंडियम कौन सा ऑक्सीडेशन नहीं शो करेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। क्रोमियम कौन सा नहीं शो करेगा, देखो यहाँ पे हाईलाइट किए हो, जो सर्किल मारे हो, कौन सा ऑक्सीडेशन नहीं शो करेगा, तो क्रोमियम के बारे में क्या बोलेंगे नेक्स्ट की क्रोमियम नॉट सो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि होना चाहिए था मिनिमम ऑक्सीडेशन NS इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है तो S1 होता है, लेकिन क्रोमियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं होता, ये भी बैठा लीजिए। अगला जरा ध्यान से सुनिए, कोबाल्ट की बात करते हैं बाबू। कोबाल्ट के लिए अगर आप बात करते हो तो कोबाल्ट पे जाइए। कोबाल्ट कहाँ है, कोबाल्ट का कभी भी आपको बाबू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं होने वाला है, ये भी बैठा लीजिए। तो CO के बारे में क्या लिखेंगे, CO नॉट सो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। जल्दी जल्दी क्या क्या पॉइंट पढ़े। स्कैंडियम क्या नहीं शो करेगा, +2 ऑक्सीडेशन। क्रोमियम क्या नहीं शो करेगा, +1 ऑक्सीडेशन। कोबाल्ट जनरली नहीं शो करता है क्या, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्लियर है। और कॉपर के लिए आपको क्लियर कट पता है, कॉपर का जो ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, +1 भी है। होना चाहिए था +1, लेकिन ये एक्स्ट्रा एक और शो करता है +2। तो लोचा जो हुआ कि मिनिमम आ रहा था वो नहीं, क्या क्या आ रहा था, स्कैंडियम का 2 आ रहा था, सो नहीं हुआ। क्रोमियम का 1 आ रहा था, सो नहीं हुआ। और कॉपर का 1 ही आ रहा था, एक्स्ट्रा शो किया +2। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि ओनली 1 टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सा शो कर रहा है, तो आप देखो, एक है आपका स्कैंडियम और दूसरा जिंक, जो मात्र एक ही टाइप का ऑक्सीडेशन है। बाद बाकी सब में देखो एक से ज्यादा टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये बात समझ में आया होगा आपको। अब अगला जरा ध्यान से आपको ये समझना है कि Sn+3 टीन और जिंक ओनली 1 टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, सॉरी टीन बोल रहे, स्कैंडियम और जिंक। अगला, स्कैंडियम एंड जिंक शो ओनली 1 टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट।
कितने टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? 1 टाइप का। मेरे कहने का सेंस है कि स्कैंडियम का जो ऑक्सीडेशन होगा मात्र होगा +3 और जिंक का ऑक्सीडेशन होगा वो होगा +2। तो आपसे कोई पूछ ले कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो एक ही टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, आपको क्या बोलना है? एक तो स्कैंडियम है, दूसरा जिंक है। स्कैंडियम का मिनिमम ऑक्सीडेशन +2 नहीं होता है, मात्र एक ही टाइप का शो करता है +3। बाद बाकी अगर आप स्कैंडियम जिंक को छोड़ देते हो तो रिमेनिंग सारा का सारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये बात तो समझ में आया होगा। अगला जरा ध्यान से सुनना है बाबू, जो पॉइंट बोलने वाले हैं उसको ध्यान से समझना। अगला पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि क्रोमियम जो होता है, देखो जरा ध्यान से समझना, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, बैठा के रखना है आपको, कभी भी पूछा जा सकता है। Cr+3 क्रोमियम का 2 फॉर्म है, जरा ध्यान से, Cr+2, ठीक है, और Cr+3, Cr+2, Cr+3। अब जरा ध्यान से देखो, अगर Cr+2 की बात करते हो तो डी इलेक्ट्रॉन निकालो। इसमें डी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 24 - 18 - 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसमें बताओ डी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 24 - 3 - 18, इसमें कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब जब आप ध्यान से देखो, बात को समझना, मतलब कि Cr+2 में 3d4 है और Cr+3 में 3d3 है। अब जरा ध्यान से समझिए बात को, ये होता क्या है कि D4 से D3 की ओर मूव करना ज्यादा फेवरेबल होता है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि D4 से D3 जाएगा तो ये हाफ फिल्ड होगा। कैसा होगा? हाफ फिल्ड होगा। और हाफ फिल्ड किसमें? T2z ऑर्बिटल में। बाबू आपको याद हो, Cr2 से Cr3 पे जाना ज्यादा फेवरेबल क्यों होता है? कोई पूछे क्यों फेवरेबल होता है तो आपको बोलना है कि Cr+3, Cr2+ और Cr3+ में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो आपको बोलना है कि Cr+3 ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि इसमें हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन हो रहा है T2z में। बाबू जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्रोमियम जो है वो ऑक्टाहेड्रल फॉर्म करता है, तो नीचे क्या होने वाला है? नीचे होने वाला है T2z, ऊपर कौन सा होने वाला है? Eg ऑर्बिटल। ध्यान से समझना, नीचे T2z है, ऊपर Eg है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो जाता है, और d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होगा तो d ऑर्बिटल इस तरह से टूटेगा, पहला टूटेगा T2z, दूसरा Eg में। अब जरा ध्यान से देख के बताओ T2z में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 है। अब बताओ ये कैसा कन्फिग्रेशन लूप कैसा दे रहा है? ये दे रहा है हाफ फील्ड जैसा, और हाफ फील्ड क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। तो हाफ फील्ड मोर स्टेबल होता है, तो मोर स्टेबल के वजह से Cr+2 चेंज हो जाता है Cr+3 में। अब बताओ 2 से 3 में जा रहा है, मतलब पहला पॉइंट तो ये आया कि Cr+3 के बारे में हम बोलेंगे कि Cr+3 हैविंग मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला पॉइंट तो ये आता है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई पूछेगा क्यों, तो बोलना है बिकॉज इट हैविंग हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन। हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन। अब ये हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन किस में होता है? तो ये हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन जो होता है बाबू, ये T2z ऑर्बिटल में होता है। आपके सामने दिया हुआ है, देख लो, यहाँ पे बना भी दिए, T2z ऑर्बिटल में होता है। अब बताओ तो Cr+2 से Cr+3 में जा रहा है, तो ये जाना फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा? क्योंकि 2 से यदि 3 में जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी D4 से चेंज हो जा रहा है D3 में, यानी कि अनस्टेबल से स्टेबल हो रहा है, और अनस्टेबल से स्टेबल हो रहा है तो ये कंडीशन ज्यादा फेवरेबल होगा, यानी कि Cr2+ जल्दी जाएगा Cr+3 में। तो Cr+2 अगर जल्दी जा रहा है Cr+3 में तो बोलेंगे हम लोग क्लियर कट, यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिखेंगे कि Cr+2 अपने आप के ऑक्सीडेशन को बढ़ा रहा है, और बढ़ा रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कोई अगर आपसे पूछे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो आपको बोलना है Cr+2। क्यों है? तो बोलना है कि ये अपने ऑक्सीडेशन को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है।
अब बढ़ने से क्या है, ये स्टेबल है, और स्टेबल है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि स्टेबल का फॉर्म पकड़ रहा है। तो जल्दी जल्दी बताइए, सबसे पहला आपसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कोई कि क्या कारण है कि Cr+3 मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन क्यों है, क्रोमियम का मोस्ट स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन क्यों मोस्ट स्टेबल है, क्या बोलोगे? आपको बोलना है कि क्रोमियम कैसा बनाता है। क्रोमियम की बात करते हैं तो बाबू क्रोमियम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ऑक्टाहेड्रल में आपको मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बताया था स्प्लिटिंग इस तरह से होता है, ऊपर T2G नीचे EG, बीच में बारी सेंटर होता है ना। अब जरा ध्यान से देखो, 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों नीचे की ओर फिल हुआ। अब फिल हुआ तो बताओ, आपको दिखाई दे रहा है कि सो हाफ फील्ड है, T2G में हाफ फील्ड है, उस वजह से। जल्दी से एक बार फटाफट बोल दीजिए, क्रोमियम+3 मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन है, बिकॉज कारण क्या है कि इसमें हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और हाफ फील्ड किस वजह से है, T2G की वजह से, इस वजह से ये मोस्ट स्टेबल है। अगला जरा ध्यान से समझना बाबू, यहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं मैग्नीज का, तो Mn+2, ध्यान से, अगर हम बात कर रहे हैं Cr का तो बात कर लिए, तो बताओ Cr+2 किस में जाना ज्यादा पसंद करेगा, तो Cr+2 Cr+3 में जाना पसंद करेगा। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें, मैग्नीज की बात कर रहे हैं, गौर करना, अगर मैंने लिखा Mn2+ और Mn3+, ठीक है, Mn2+ और Mn3+, तो जरा Mn2+ और Mn3+ में बताओ, यहाँ पे Mn2+ में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बोलोगे D4 है, सॉरी आप निकालो इसमें पहले, तो कैसे निकालोगे, निकालने का तरीका क्या होता है, डी इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका होता है एटॉमिक नंबर 25 -2 -18, ये 5 है, यहाँ 25 -3 -18, यहाँ 4 है। तो बताओ ये क्या है, स्टेबल है, ये क्या है, अनस्टेबल है। क्या बनना चाहेगा, स्टेबल या अनस्टेबल, स्टेबल। तो जल्दी से बताओ, अगर ये बनना पसंद कर रहा है, स्टेबल बनना चाहेगा, अनस्टेबल बनना नहीं चाहेगा। तो जल्दी से बताओ कि Mn कहां पे जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो बताओ मैग्नीज का Mn2+ क्यों स्टेबल होता है, अगला पॉइंट आता है कि Mn2+ इज स्टेबल ड्यू टू हाफ फील्ड इन d ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में हाफ फील्ड होने के वजह से ये स्टेबल है। तो जल्दी जल्दी बताइए Cr+3 स्टेबल क्यों होगा। क्रोमियम के बारे में आपने बोला कि क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, कारण क्या हम लोग सीखे, कारण सिंपल सा सीखे कि क्रोमियम के केस में +3 इसलिए स्टेबल है क्योंकि इसका हाफ फील्ड आ रहा है, वो हाफ फील्ड किसकी वजह से आ रहा है, तो वो हाफ फील्ड आ रहा है T2G की वजह से। अच्छा, आपसे कोई एक बात और भी पूछ सकता था कि ठीक है सर, आप जो क्रोमियम लाए हो, Cr3+ लाए हो, तो Cr3+ से आप जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो Cr, देखो क्रोमियम के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो क्रोमियम के बारे में पहला है कि Cr2+ है और यहाँ Cr+3 है। तो Cr2+ है तो बताओ कितना है, जरा ध्यान से देखना, Cr2+ है तो ये है D4 और ये है D3। तो अगला बोलेगा कि क्यों ना Cr2+ से क्रोमियम प्लस में जाए, चलेगा। तो क्रोमियम प्लस में जाओगे D5 होगा, लेकिन बाबू इसका एक्सप्लेनेशन आगे आप पढ़ने वाले हो, जो हाइड्रेशन से आता है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल से आता है, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगा, मैं अभी आपको मात्र ये बात बैठाना है कि क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेबल है, क्यों स्टेबल है, हाफ फील्ड है, किसमें हाफ फील्ड है, T2G ऑर्बिटल में है, और उस वजह से मैग्नीज का +2 स्टेबल है, क्यों स्टेबल है, हाफ फील्ड है, किसमें हाफ फील्ड है, डी ऑर्बिटल में, और उस वजह से स्टेबल है। तो जल्दी से इसको पहले तो एक जगह से घेर लीजिए कि क्रोमियम के लिए और मैग्नीज के लिए बताइए, क्रोमियम के लिए क्या कहिएगा, स्टेबल ऑक्सीडेशन क्या है, फटाफट, क्रोमियम का स्टेबल कौन सा होगा, क्रोमियम का स्टेबल +3 होगा। मैग्नीज का स्टेबल कौन सा होगा, मैग्नीज का स्टेबल जल्दी बोलो, +2 ऑक्सीडेशन होगा। इसमें हाफ फील्ड किस में जाता है, T2G में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से, और इसमें हाफ फील्ड किस में जाता है, डी ऑर्बिटल में। क्लियर है, तो इस वजह से बाबू ये होता है। अगला जरा ध्यान से सुनना बाबू कि अगर Cu+2 को आप एक्वस मीडियम में लेते हो, क्या मैंने बोला, Cu+ को अगर आप एक्वस मीडियम में लेते हो, Cu+, ठीक है ना, इन एक्वस मीडियम,
एक्वस मीडियम में अगर Cu प्लस को लेते हो तो इट्स शो डिस्प्रपोर्शनेशन, इट शो डिस्प्रपोर्शनेशन। ये क्या शो करता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। और डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करके Cu प्लस चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा? एक्वस में जैसे ही रखोगे तो ये चेंज होगा Cu प्लस टू प्लस कॉपर में। अब जरा ध्यान से देख के बताना कि यहाँ पे कॉपर +1 है, जरा गौर करना कि +1 से +2 गया तो ऑक्सीडेशन होगा, और +2 से 0 गया तो रिडक्शन होगा। जल्दी से बताइए, अगर आपसे बोल दे कि Cu प्लस को हम लोग एक्वस मीडियम में लेंगे तो क्या होगा? तो एक्वस मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा और चेंज हो जाता है Cu प्लस टू प्लस कॉपर में। बाबू ये भी रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, बैठा लेना है कि अगर हम लोग एक्वस मीडियम में रखते हैं तो Cu प्लस डिस्प्रोपोर्शनेट होके चेंज हो जाएगा Cu प्लस टू प्लस कॉपर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब वो कुछ पॉइंट आता है जिसको आपको अच्छे तरीका से बैठाना है। क्या पॉइंट है? जैसे कि ध्यान देना, अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में अगर आप बात कर रहे हो बाबू, पीरियड वाइज अगर बात कर रहे हैं तो पीरियड वाइज अगर लेफ्ट से राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, और ये कौन से ब्लॉक की बात कर रहे हैं? ये बात हो रहा है हम लोग का डी ब्लॉक का। अगर हम डी ब्लॉक में बात कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, तो लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी घटेगा। मतलब कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर जाएगा? डिक्रीज करेगा। कब? जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी घटेगा। बैठा लीजिए, ये फंडा आपको कब लगाना है? जब आप कहां से कहां जा रहे हो, डी ब्लॉक में किधर से किधर लेफ्ट से राइट की ओर प्रोसीड करोगे तो हायर ऑक्सीडेशन का स्टेबिलिटी घटेगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको पूछ रहे हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू, बैठा के रखना है। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आप ले लो VO4 पे 3-, अगला ले लो CrO4 पे 2-, नेक्स्ट ले लो MnO4-। अब जल्दी जल्दी बताओ, वैनेडियम पे का ऑक्सीडेशन क्या है? +5। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन क्या है? 6। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन क्या है? 7। आप जैसा कि जान रहे हो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन वैनेडियम का क्या होगा? तो वो होगा 5, 6, 7। अभी हम आपको पढ़ाए भी हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन निकाला कैसे जाता है। तो निकालने का तरीका है NS प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन D। तो निकालोगे तो वैनेडियम का 5 आएगा, 6 आएगा, 7 होगा। और वैसे भी लिखवा भी दिए थे कि कैसे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद भी रखना है, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। तो जरा ध्यान से देखो, ये आप पढ़े हो कि वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये वैनेडियम है, ये क्रोमियम है, ये मैग्नीज है। अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो ये क्या है? हायर ऑक्सीडेशन का है, 5, 6, 7। और हम लोग पढ़े हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ध्यान से समझना, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो क्या होता है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी घटता है। तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? VO4 पे 3-, फिर कौन होगा? CrO4 पे 2-, एंड देन क्या होगा? MnO4-। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। जब भी अगर आपसे क्वेश्चन दे दे मैक्सिमम का बात किया जाए तो आप याद रखना कि मैक्सिमम का स्टेबिलिटी लेफ्ट से राइट की ओर क्या होता है? घटता है। ठीक है, मैक्सिमम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे तो वो क्या होगा? घटेगा। अब जरा ध्यान से समझना, ये तो हो गया बाबू, ये बात तो क्लियर हुआ होगा। अगला हम लोग बात करने वाले हैं, ये तो हो गया ग्रुप में, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैठा के रखना है आपको। अगर यही बात हम लोग ग्रुप की बात करते, ये तो पीरियड वाइज बात कर लिए, ये किस वाइज हुआ था बात हम लोग का? पीरियड वाइज हुआ। अगला अगर हम ग्रुप में बात करते हैं तो ग्रुप में कैसे बात करना होगा? तो ग्रुप का सिंपल सा तरीका है,
ग्रुप में अगर चलना है तो आपको सिंपल वे में एक काम करना है कि ग्रुप में डाउन द ग्रुप क्या होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। यहां देखो लेफ्ट से राइट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी घट रहा था, इस केस में डाउन द ग्रुप जो है स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। मतलब मेरे कहने का सेंस है कि ग्रुप में नीचे की ओर आओगे तो नीचे की ओर आने से स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बाबू वो बढ़ेगा। अब वन बाय वन चलिए कैसे कैसे बढ़ना है ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं क्रोमियम का, गौर करना है आपको, हम बात कर रहे हैं क्रोमियम का, तो हमने बोला CrO4 पे 2-, मैंने बोला MnO, हम बोले MO4 पे 2-, मैंने बोला WO3 टंगस्टन के बारे में। अब हम बोल रहे हैं कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको बताना है। आप जैसा कि जान रहे हो कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन निकालोगे 6 आएगा, कैसे, x आप इसको निकालो ना, x प्लस -2 इंटू 4 बराबर -2, तो x का वैल्यू 6 हो जाएगा। वैसे ही मॉलिब्डेनम का भी निकालोगे तो +6 होगा, टंगस्टन का भी निकालोगे तो +6 है। ये अपने ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन है, ग्रुप नंबर के बराबर है। अब जरा ध्यान से देखो, नीचे की ओर जाओगे तो नीचे की ओर जाने से स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ग्रुप में जाने से बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो स्टेबिलिटी का बात करते हो तो स्टेबल वाइज सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा WO3, तब होगा मोलिब्डेनम का MOO4 पे 2-, फिर होगा CrO4 पे 2-। अगेन वैसे ही अगर हम बात कर रहे हैं मैग्नीज का, MnO4-, ठीक है ना, उसके बाद बोल रहे हैं TCO4-, फिर बोल रहे हैं ReO4-, और मैंने बोला कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है आपको। अब जल्दी से आप हमें बस इतना बताओ कि अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है तो मैग्नीज पे ऑक्सीडेशन आप क्या लिखोगे? मैग्नीज का ऑक्सीडेशन निकालोगे तो यहाँ आएगा 7, यहाँ भी आएगा 7, यहाँ भी आएगा 7। मैग्नीज के ग्रुप का है मन टकरे करके है, ग्रुप में डाउन द ग्रुप आओगे, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन है 7, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन का स्टेबिलिटी नीचे आने पे बढ़ता है। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? होगा ReO4 पे माइनस, फिर होगा TCO4 पे माइनस, फिर होगा MnO4 पे माइनस। ठीक है बाबू, तो आज यहीं पे रहने देते हैं, अगले क्लास हम लोग आगे की ओर प्रोसीड